नमस्कार। पिछले दिन नाट्यशास्त्रीय परंपरा की बातें मैंने की थी। नाट्यशास्त्र की परंपरा की शुरुआत भरत मुनि या आचार्य भरत से शुरू होती है और सच पूछा जाए तो काव्यशास्त्र की भी शुरुआत वहीं से है। अस्तु, तो इन बातों को अभी नहीं बतलाना है। आज मैं नाट्य के विषय में बात करूंगा। यह नाट्य है क्या? वस्तुतः दो तरह के काव्य हमारे यहाँ माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो जिसको रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। अब इसके विविध रूप हैं, लेकिन मोटे तौर पर संस्कृत काव्य शास्त्र में नाट्य के दो भेद माने गए हैं, यानी दृश्य काव्य के दो भेद माने गए हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक जिसके लिए कहा गया तद्रूपारोपात्तु रूपकम, रूप का आरोप जिसमें होता है उसे रूपक कहते हैं। तो ये रूपक 10 तरह के होते हैं और इन्हीं से जुड़कर उपरूपक होते हैं, जिनकी संख्या अनेक तरह का विवेचन इसमें आता है, लेकिन 18 उपरूपकों की बात विशेष रूप से की जाती है। दोनों में अंतर क्या है? बहुत संक्षेप में, उपरूपक जो होते हैं उनमें नृत्य और नाट्य अथवा नृत्य की प्रधानता होती है। ये दोनों शब्द कुछ अटपटे लगेंगे। नृत्य और नृत्य, डबल त। तो नृत्य जो कहलाता है वह नृत्यम ताल लयाश्रितम, जिसमें ताल और लय, उसमें कथानक हो या नहीं इससे नहीं, कथानक से नहीं मतलब है, केवल ताल और लय हो तो वह नृत्य होता है। और नृत्य होता है जो कि भावाश्रयम नृत्यम, भाव, कोई किसी तरह का भाव दिया जाता हो, जैसे कालीय मर्दन, महारास इत्यादि जो होंगे उनको हम नृत्य कहते हैं। तो जिसमें नृत्य और नृत्य की प्रधानता होती है वह उपरूपक है। यद्यपि उसमें भी कथानक तो होगा ही, कथानक के बिना कहां से दृश्य का विकल्पना होगी। और रूपक जो होता है उसमें नाट्य की प्रधानता होती है। तो नाट्य को प्रतिपादित करते हुए आचार्य भरत ने कहा है, लोकवृत्तानुकरणम नाट्यम। लोक वृत्त का अनुकरण, लोक समाज की घटनाओं का जिसमें अनुकरण होता है उसे ही हम नाट्य कहते हैं। इसी बात को बाद में चलकर धनंजय ने, जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं, 10 रूपककार, उन्होंने कहा कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अवस्था का अनुकरण, यानी जीवन के की स्थितियों का अनुकरण जिसमें होता है उसको नाट्य कहते हैं। थोड़ा इसको यदि हम अरस्तु के काव्यशास्त्र से इसकी तुलना करना चाहें तो अरस्तु ने कहा है, आर्ट इज एन इमिटेशन
ठीक उसी ढंग की बात यहाँ पर नाट्य के लिए कहा गया, वहाँ पर किसी भी तरह के की कला के लिए, आर्ट के लिए इमिटेशन कह दिया गया। अस्तु, तो ये बातें नाट्य के संबंध में कही गई हैं। अब इसमें दशरूपकार ने ही, धनंजय ने बड़ा अच्छा विवेचन इसका किया है, और वो कहते हैं क्या कि मुख्य रूप से 3 तत्व नाट्य के अंतर्गत होते हैं, और उन्हीं 3 तत्वों के इधर उधर होने से रूपकों के अनेक भेद होते हैं। तो रूपक के 10 भेद, जिसमें नाटक पहला भेद है, प्रकरण दूसरा भेद है। मैं सबका उल्लेख नहीं करने जा रहा हूं। तो उसमें क्या है कि 3 तत्वों में से कौन तत्व किस तरह का होगा, कौन किस तत्व का तरह का होगा, इसके आधार पर रूपकों का वर्गीकरण किया जाता है। वो 3 तत्व हैं जिनके विषय में उन्होंने कहा है, वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः। वस्तु, नेता और रस, ये 3 भेदक तत्व हैं। वस्तु, नेता, रसस्तेषां भेदकः, ये भेदक तत्व हैं। तो वस्तु क्या है? कथा वस्तु मुख्य रूप से। इसको वृत्त भी कहते हैं, इतिवृत्त भी कहते हैं, कथानक भी कहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वस्तु कहने से उसका बोध हो जाता है। और नेता, दूसरा जो तत्व है वो है नेता। नेता का अर्थ तो है नायक, लेकिन नायक के अंतर्गत केवल नेता की बात नहीं होती है, अपितु सारे पात्र जो होते हैं, किसी तरह के पात्रों का विवेचन जो होता है, वह नेतृ तत्व के अंतर्गत, नेता के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस तरह से दूसरा तत्व हुआ नेता, और तीसरा तत्व है रस, जिस रस का विवेचन हम लोग बहुत विस्तार से कर चुके हैं। तो ये तीसरा तत्व रस है। तो रस का विवेचन हो चुका है, इसलिए उसके विषय में हम नहीं करेंगे, लेकिन पहले जो 2 तत्व हैं उनका उल्लेख हम करेंगे। और उसमें भी आज केवल हम वस्तु तत्व का उल्लेख करना चाहेंगे। वस्तु का मतलब है कथा वस्तु, और वस्तु जो है वही मुख्य रूप से नाट्य का शरीर है। नाटक का शरीर हुआ, और उसमें सार्थक शब्द राशि के द्वारा वस्तु की रचना की जाती है। रंगमंच में जो प्रतिपादित किया जाना है, उसके आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। तो ये वस्तु तत्व जो है भारतीय नाट्य में समस्त का तत्व का विद्यमान रूप है, यानी शरीर के रूप में यह विद्यमान है। पाश्चात्य जगत में तो ऐसा है कि वस्तु को ही एक तरह से काव्य की आत्मा मान लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काव्य की आत्मा के रूप में नहीं, उसको कहा गया है कि यह वस्तु तत्व जो है वह नाट्य का शरीर है ना। तो इस तरह से भारतीय नाट्य में वस्तु का विवेचन किया जाता है। अब नाट्य, ये वस्तु के विवेचन करने में हम कई दृष्टियां देखते हैं, कई रूप में वस्तु का विवेचन किया जा सकता है। इसमें पहला मान लीजिए कि आधिकारिक और प्रासंगिक 2 प्रकार की कथाएं होती हैं, जो कि फलाधिकार की दृष्टि से, फल का अधिकार। नाट्य में अंततः फल की प्राप्ति किसी को होती है ना,
तो फल की प्राप्ति जिसको होती है वह सबसे प्रमुख हुआ, है ना। और उसकी कथा को कहेंगे हम आधिकारिक कथा, और उसको कहेंगे अधिकारी। तो अधिकारी फलस्वाम्यम, अधिकारी जो होता है वह फल का स्वामी होता है। तो आधिकारिक कथा का मतलब हुआ कि जो मूल कथानक है, जैसे राम कथा पर राम जो होंगे वे अधिकारी कहलाएंगे और उनकी कथा को हम आधिकारिक कहेंगे। और दूसरी कथा जो होती है वह प्रासंगिक होती है, प्रसंगतया आती है। जैसे राम कथा में सुग्रीव का विवेचन आता है, बाली का विवेचन आता है, या और भी वो सबरी का वृत्तांत आता है, मल्लाह का वृत्तांत आता है। तो इस तरह की जो बातें होंगी वो प्रसंगतया हैं, लेकिन प्रसंगतया होने पर भी वो आधिकारिक जो कथा है, मूल जो कथा है, उसको सहयोग देते हैं। तो इस तरह की दूसरी कथा जो होती है वह प्रासंगिक कहलाती है। और यह प्रासंगिक कथा भी दो तरह की होती है। पताका और प्रकरी। प्रासंगिकम पताकाख्यम प्रकरीचु प्रदेश भाग, कि लंबे समय तक चलने वाली जो कथा होगी वह तो पताका है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आई और गई, लेकिन उसने अपना कार्य कर दिया। जैसे रामायण की ही कथा में सुग्रीव वाला वृत्तांत बहुत लंबे समय तक चलता है, तो उसकी कथा जो होगी वह पताका कहलाएगी। और जो मैंने अभी कहा था कि मल्लाह जो नाविक है धीवर, उसकी कथा, सबरी की कथा, जटायु की कथा, ये सब छोटी छोटी कथाएं आईं और उसने अपना कार्य किया। तो इस प्रकार की कथा जो होगी उसको कहा गया है प्रकरी। तो छोटी छोटी आने वाली घटनाएं जो होंगी उनको हम कहते हैं प्रकरी, है ना। और ये जो कथानक है उसके भी 4 रूप माने गए हैं। सूच्य हैं, प्रयोज्य हैं, अभ्यूह्य हैं और उपेक्ष्य हैं। सूच्य घटनाएं वो होती हैं जिसकी सूचना भर दे दी जाती है, इस पर आगे भी बात आएगी। जो नीरस वस्तु होती है जिसको कि दिखाने पर कोई नाटकीयता में सरसता नहीं रह जाती है, क्योंकि नाटकम रम्यम, रमणीय होता है नाटक। तो रमणीयता में बाधा डालने वाली जो चीज़ होगी उसको सूचित भर कर दिया जाता है। और दूसरा जो होता है प्रयोज्य होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। तो जितना भी प्रदर्शनीय कथानक होता है वो सारा का सारा जो होगा वो प्रयोज्य है। और कुछ दूसरे होते हैं जो कि अभ्यूह्य यानी कल्पना के द्वारा जिनको रखा जाता है, कथानक में कल्पना के द्वारा उनको रख दिया जाता है। और चौथी कोटि में होते हैं उपेक्ष्य, जो कि उपेक्षणीय है, उनको नहीं दिखाना ही ज़्यादा उचित होता है। तो इस तरह से 4 प्रकार के ये काव्य हो जाते हैं। तो ये हो गए जो कि फलाधिकार की दृष्टि से ये बातें आती हैं। दूसरा है जो मूल की दृष्टि से, कथानक का जो मूल तत्व होता है उसके अनुसार, तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। प्रख्यात,
उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात मतलब कि जिसकी कहानी प्रसिद्ध हो, और उत्पाद्य का मतलब हुआ जिसकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक हो, और मिश्र होता है जिसमें कि दोनों का मिश्रण होता है। प्रख्यात घटना भी है और उसमें कुछ बातें जोड़ भी दी गई हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार से, मूल की दृष्टि से तीन प्रकार की कथा वस्तु होती है। तो प्रख्यात जैसे राम कथा से संबंधित जो नाटक होंगे तो उसमें राम कथा जो है वो प्रख्यात है। अब प्रख्यात कथा ऐसी होती है जिसमें कवि लोग अपने ढंग से बहुत सारा परिवर्तन करते हैं, लेकिन मूल जो घटना होगी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि राम को यदि बता दिया जाए कि रावण ने राम को मार दिया, तो यह नहीं बताया जा सकता है, यह नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रख्यातता में उसके बाधा आ जाएगी। तो प्रख्यात वैसी कथा होती है, वैसा कथानक होता है जिसमें कि परिवर्तन करना उचित नहीं है। वैसे कवि लोग, नाटककार लोग अपने ढंग से परिवर्तन करते हैं, फिर भी वो, यदि तीसरा हम कहने जा रहे हैं मिश्र वाला, सम्मिश्र वाला, वह नहीं। प्रख्यातता जिसमें विद्यमान रहे वह प्रख्यात है। दूसरा जो है उत्पाद्य, उत्पन्न किया जाने वाला। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में मालती माधव नाटक प्रकरण है, और इसी ढंग से अनेक प्रकरण की बात आती है। मृच्छकटिक एक बहुत प्रसिद्ध है ना। तो यह पूरी तरह से काल्पनिक घटना है। तो ऐसी घटनाओं को कहते हैं हम उत्पाद्य, उत्पन्न किया जाने वाला, कवि के द्वारा कल्पित। तो नाटक की में प्रख्यात कहानी होनी चाहिए और प्रकरण में उत्पाद्य होनी चाहिए, काल्पनिक होनी चाहिए घटना। यहीं पर भेद हो गया। और मिश्र का मतलब होता है कि प्रख्यातता है, लेकिन उसमें मिश्र कहानियां बहुत सारी अपने ढंग से परिवर्तित भी कर दी गई हैं, वहां पर कुछ कुछ और जोड़ दिया गया है। तो उस तरह की घटना जो होगी वह मूल की दृष्टि से मिश्र कहानी होगी, है ना। तो ये दूसरे ढंग का हो गया। तीसरे ढंग का जो होगा उसको कहते हैं अभिनय की दृष्टि से। अभिनय की दृष्टि से सूच्य और दृश्य, सूच्य की बात पहले मैंने की भी है, मैंने सूचना दी जाती है, और दृश्य मतलब कि दिखाया जाता है। तो जो घटनाएं दिखाई जाती हैं उसको दृश्य कहते हैं, और सूच्य माने सूचना दे दी गई। तो सूचना के भी हमारे यहाँ 5 रूप माने गए हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में या नाट्य शास्त्र में 5 प्रकार की बात मानी गई है। विस्कंभक, प्रवेशक, अंकास्य, नहीं चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। तो विस्कंभक उसको कहते हैं कि जहाँ पर, अब हमारे यहाँ संस्कृत नाट्य शास्त्र में पात्र का विवेचन जब मैं करूँगा उसमें इस पर विस्तार से आएगी बात, कि पात्र जो होते हैं वो उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के पात्र होते हैं। तो मध्यम कोटि के पात्र और साथ में बीच में अधम कोटि के भी पात्र हों, और उनका परस्पर वार्तालाप दिखाकर, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनको कि रंगमंच पर दिखाने में बहुत समय लगता, तो उसको परस्पर वार्तालाप के द्वारा ही
बतला दिया जाता है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जाता है। तो ऐसी घटना विस्कंभक कहलाती है। विस्कंभक में भी दो तरह का भेद होता है। इसको कहते हैं शुद्ध विस्कंभक, और दूसरे ढंग का जो होता है संकीर्ण विस्कंभक। उसमें क्या होता है कि केवल अधम कोटि के जो पात्र होते हैं, मैंने कहा ना पात्र की बात बाद में हम करेंगे, तो अधम कोटि के जो पात्र होते हैं वो आप एक दूसरे से वार्तालाप करके और कुछ बात की सूचना देते हैं, तो उसको संकीर्ण विस्कंभक कहा जाएगा। विस्कंभक को विस्कंभ भी कहा जाता है। तो इस तरह से विस्कंभक हुआ। और दूसरा जो होता है वह प्रवेशक कहलाता है। प्रवेशक भी करीब करीब इसी ढंग की चीज होती है, लेकिन उसमें केवल अधम कोटि के पात्र जो होते हैं वो परस्पर विचार विमर्श बातचीत करते हैं और कथा वस्तु को बढ़ाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि प्रवेशक जो होता है वह प्रथम अंक के शुरू में नहीं होगा, वो प्रथम द्वितीय के बीच में होगा, द्वितीय तृतीय के बीच में होगा, इत्यादि इत्यादि, है ना। लेकिन विस्कंभक जो होता है वह कहीं भी हो सकता है, मतलब प्रथम अंक के शुरू होने के पहले भी उसको रखा जा सकता है। तो यही प्रवेशक और विस्कंभक में केवल इतना ही अंतर है कि विस्कंभक में मध्यम कोटि के होते हैं और अधम कोटि के भी होते हैं पात्र, और प्रवेशक में केवल अधम कोटि के पात्र होते हैं और जो कि दो अंकों के बीच में आते हैं। तो इस तरह से विस्कंभक और प्रवेशक हुए। फिर तीसरी कोटि जो है वो चूलिका। चूलिका कहते हैं अंतर्जवनिका संस्थई सूचनार्थस्य चूलिका, कि जवनिका के अंतः में विद्यमान, जवनिका यानी पर्दा, नेपथ्य। ध्यान रखिए, जवनिका, जौ शब्द है, जौ का अर्थ होता है वेग। तो जवनिका ऐसी होती थी पर्दा जो कि वेग से गिरता था। अब आजकल के समय में तो बहुत सारा परिवर्तन हो गया है, तो वेग से गिरने के कारण उसका नाम जवनिका था। एक बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी का आता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो यहाँ पर मनोजवम का अर्थ है जौ मने वेग, तो मन से भी जो वेगवान है, तो जवनिका शब्द है यहाँ पर, है ना। तो जवनिका के पीछे से जो कुछ बात कही जाती है, माने पर्दे के पीछे से, तो उसको कहते हैं चूलिका, है ना। इसी में कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि खंड चूलिका भी होती है। खंड चूलिका में क्या हुआ कि पीछे से भी कुछ बात कही जा रही है और रंगमंच पर कोई जो पात्र है वो भी उसमें वार्तालाप कर रहे हैं, तो इस तरह की बात खंड चूलिका कही गई। हटाइए, है ना। और अंकास्य, अंकास्य या उसको अंकमुख भी कहा गया है। कुछ लोग दोनों में अंतर भी मानते हैं, मैं उतना विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। तो पहले अंक में जो घटनाएं घट रही हैं उसी को लेकर आगे के अंक में आ जाता है, तो उसको अंकमुख या अंकास्य कहा गया है। और अंतिम जो है वो पांचवा जो है अंकावतार है। तो अंक का अवतरण होता है। इस अंक में जो बातें कही गई हैं उन्हीं को आगे विस्तार से दूसरे अंक में बताया जाता है। तो इस तरह से अंकावतार करके वह होता है। तो इस तरह से ये भेद सब हुए। अब इसी में कुछ बातें और है जिसको कि एक को गर्भांक भी कहा गया है ना। तो गर्भांक भी एक तरह का जो होता है, उसको कुछ लोगों ने कहा है क्या कि यह भी एक सूच्य के अंतर्गत ही माना जाएगा, जिस इन सबको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। तो अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत इसको भी मानेंगे। इसी तरह से एक पताका स्थानक होता है, अब उतना विस्तार से समय नहीं है। तो पताका स्थानक भी जो होगा वह पताका की तरह जो विद्यमान होता है, उस तरह की घटना को पताका स्थानक कहते हैं। तो उसको भी हम कहते हैं क्या कि यह भी एक तरह से सूच्य के अंतर्गत ही रखा जाएगा। कुछ बातें होती हैं जिसको आकाशभाषित कहते हैं, आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी की भी
घटनाएं जो होती हैं उनको हम सूच्य के अंतर्गत मानेंगे। तो इस तरह से सूच्य के अंतर्गत बहुत तरह की बातें कही जाती हैं। तो ये एक बात हुई। एक दूसरे ढंग से कथा वस्तु का विवेचन आता है संवाद की दृष्टि से। संवाद की दृष्टि से का मतलब है कि प्रकाश उसके बाद जिसको कि प्रकाश को सर्वश्राव्य कहा गया है। सब लोग एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। और दूसरा जो है वह नियत श्राव्य होगा, मतलब कि कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं। पात्र जो रंगमंच पर है उसमें से कुछ लोग उसको सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरह से तो उसमें भी दो तरह का हो जाता है, जनांतिक और अपवारित। जनांतिक का है क्या, उसमें इस तरह से करके ऐसा ये बनाकर और दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को हम बतला रहे हैं, कुछ लोग उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं। तो ये जनांतिक होता है। और अपवारित होता है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया और कुछ लोगों को बतला रहे हैं। एक को छोड़ दिया, 4 लोग और हैं तो उनको बतला रहे हैं। 2 को छोड़ दिया, 3 लोग हैं तो उनको बतला रहे हैं। तो इस तरह की घटना जो होती है उसको अपवारित कहते हैं। और तीसरा जो होता है वह स्वगत, या जिसको कहते हैं आत्मगत, है ना, कि लग रहा है क्या कि हम अपने आप में बोल रहे हैं। और इस तरह से उसको दिखाया जाता है कि रंगमंच पर अन्य जो पात्र हैं वो सब उस चीज को सुन नहीं रहे हैं, लेकिन रंगशाला में जो बैठे हुए हमारे दर्शक हैं वो उस चीज को सुन रहे हैं। ऐसा नाट्य किया जाता है कि रंगमंच पर स्थित और जितने लोग हैं वे लोग मेरी बात तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो रंगमंच पर रंगशाला में, है ना, उस पूरे हॉल में जो लोग रहे हैं वे लोग उस चीज को सुन रहे हैं। तो इस तरह की घटना जो होती है उसको कहा गया है स्वगत। इसको ही आत्मगत भी कहा जाता है। तो इस तरह से एक भेद ये हुआ कि संवाद की दृष्टि से सर्वश्राव्य, नियतश्राव्य और अश्राव्य, इस तरह से ये भेद हुए। तो यदि हम कहें तो कथा वस्तु की दृष्टि से कई प्रकार का विभाजन हो जाएगा, जिसमें फलाधिकार की दृष्टि से आधिकारिक और प्रासंगिक, मूल की दृष्टि से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, अभिनय की दृष्टि से वाच्य और सूच्य। तो सूच्य में अर्थोपक्षेपक होते हैं जिनका 5 भेद किया, और 5 के अतिरिक्त भी उसमें खंड चूलिका, गर्भांक या फिर पताका स्थानक या आकाश भाषित, इन सबको भी हम लेंगे। और चौथे तरह का हो जाएगा संवाद की दृष्टि से। तो संवाद की दृष्टि से सर्वश्राव्य, नियतश्राव्य और अश्राव्य। सर्वश्राव्य मतलब कि प्रकाशित, प्रकाश सब लोग सुन रहे हैं। और नियतश्राव्य में 2 तरह का हो जाएगा, जनांतिक और अपवारित। और अंतिम जो है वह स्वगत होगा, जिसे कि हम आत्मगत भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बातें आज हुई कथा वस्तु की दृष्टि से। अब अगले दिन हम लोग पात्र विवेचन पर, जिसे नेता तत्व, नेतृत्व के विषय में हम विचार करेंगे। धन्यवाद।